हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हमारी बुक है उसी में, और हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आपके क्षेत्रक हैं उनके विषय में देख रहे थे। कल हमने आपका प्राथमिक क्षेत्र के विषय में पढ़ा, द्वितीयक क्षेत्र के विषय में पढ़ा और तृतीयक जो क्षेत्र है उसके विषय में पढ़ा। आज इन सभी को आपका रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। कल हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आपके क्षेत्र हैं हम उनके विषय में आपका बात कर रहे थे। कल सबसे पहले हमने अलग अलग आपका क्षेत्रों के विषय में पढ़ा कि आपकी प्राथमिक यानी कि आपका प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, और आपका टर्सरी यानी कि आपका सर्विस सेक्टर क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि आपका किस प्रकार से आपका प्राइमरी जो आपका सेक्टर है वो क्या है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और किन किन चीजों को हम लोग आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपका रखते हैं। क्लियर है? और हमने ये भी देखा कि कैसे आपका सेकेंडरी क्षेत्र आपका प्राइमरी क्षेत्र पर आपका डिपेंडेंट होता है। इस चीज के विषय में भी पढ़ा। दूसरा हमने देखा कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए हमारा क्या है, आपका तृतीयक क्षेत्र है। आपका क्या है? तीसरा क्षेत्र है। ठीक, इसी तीसरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आपका सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हमने जैसे पढ़ा कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे डॉक्टर, नाई, धोबी, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बहुत सारे ऐसे आपके सिस्टम हैं जो क्या आते हैं, आपका सर्विस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमने कुछ और विषय की बात की थी, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, हमने इनको भी देखा था। ये क्या थे बच्चों? ये सब आपका किसके अंतर्गत आपका शामिल थे? ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका शामिल थे। एटीएम हो गया, बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर अगर कंपनी है वो भी क्या है, आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आपका प्रशासनिक काम है वो किस सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्या वो प्राइमरी में आता है, क्या वो आपका सेकेंडरी में आता है, क्या वो आपका टर्सरी में आता है। तो ये सारे क्षेत्र हम लोग कल आपका देख चुके थे, बात कर चुके थे, कैसे डिपेंडेंट है इस पूरी आपका तालिका को हम लोग आपका पढ़ चुके थे। फिर हमने इसी में साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमने कुछ हमको आपका क्षेत्र दिए गए थे और उन क्षेत्रों का हमको चयन करना था कि कौन सा प्राइमरी का है, कौन सा आपका सेकेंडरी का है, कौन सा आपका टर्सरी का है। इन तीनों चीजों को हमने गौर करने के बाद हम इसमें बढ़े और तीनों क्षेत्र की हमने आपस में तुलना करी। प्रत्येक क्षेत्र में विधित आपके वस्तु और सेवा की हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे गणना करते हैं, इसके विषय में हमने गौर करके बहुत अच्छे से पढ़ा और एक एक करके हमने बहुत सारे बिंदुओं पर हमने इस पर बात की थी और इसको हमने गौर करके देख लिया था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और गौर करके आगे देखते हैं। क्लियर है? शुरू करेंगे, ध्यान रखें। क्या कोई ऐसा बच्चा है माइक लेकर अगर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो आप अपनी जगह से माइक ऑन कर आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर कोई वॉलंटियर बच्चा हो या कोई बच्ची हो और पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पाद यानी जिन चीजों को हमने प्रोड्यूस किया है और बेची गई वस्तुएं यानी कि सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या कर रहे हैं, जिन चीजों का हमने प्रोडक्शन किया है या जिन चीजों को हमने सेल आउट किया है हम उनको काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इनको काउंट नहीं करेंगे। केवल हम किसको काउंट करेंगे? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना। गणना का मतलब है उनकी काउंटिंग करना ही। औचित्य मतलब सही रहेगा। जैसा कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी आटे को 10 रुपए आपका किलोग्राम की दर से बेचता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी, तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपए में यानी कि 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से क्या करती है, बिस्कुट बेचती है, उनको सेल आउट करती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है।
तो वह वस्तुओं की उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो ये आपको समझाया गया कि हम कैसे अंतिम वस्तु और वो आपका सर्विस को काउंट कैसे करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कोई किसान है, उस किसान ने अपना गेहूं 8 रुपए किलो, ध्यान दें आप थोड़ा सा, ये जीडीपी में कैसे काउंट करते हैं उसके विषय में बात कर रहा है। मान लीजिए ये गेहूं था आपका, ध्यान दीजिए, और किसान ने गेहूं कितने रुपए किलो बेचा आटा मिल कंपनी को? 8 रुपए प्रति किलो। यानी कि एक किसान अपने गेहूं को 8 रुपए प्रति किलो बेचता है। अब मिल क्या करती है, उसको पीस देती है, और पीस कर बिस्कुट कंपनी को कितने रुपए में देता है? 10 रुपए प्रति किलो। अब देखिए एक ही गेहूं है लेकिन उसके रेट बदल गए हैं। किसान ने कितने को बेचा? 8 में। 8 से कंपनी के पास कितना हो गया? 10 में। और वो कंपनी कहां दे रही है? बिस्कुट बनाने वाले को। उसी से क्या बने? 1 किलो गेहूं से 4 बिस्किट बने, ऐसे मान लीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज ऐड थी, जैसे कि आपका चीनी हो गया, तेल हो गया, और उसमें जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड है। तो कुल मिलाकर एक पैट की कीमत कितनी हो गई आपकी? 15 रुपए। यानी कि वही गेहूं जो 8 रुपए में था एक किसान के पास, और आटा मिल के पास वो आपका 10 रुपए में पहुंचा, और जो कंपनी वो आपका बिस्किट बना रही थी उसकी कीमत 60 रुपए हो गई। अब एक ही वस्तु के 3 रेट हो गए। अब हम तीनों रेट को तो काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या रखा है कि अंतिम वस्तु और सेवा की गणना करनी, यानी कि लास्ट जो आपका हमारे, चाहे वस्तु हो चाहे आपकी सर्विस हो, जो उसका फाइनल रेट होगा, लास्ट रेट होगा, उसी को हम लोग काउंट करते हैं। जब आप लोग जीडीपी की यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, आप सकल घरेलू उत्पाद को निकालोगे, तो आपको ध्यान होगा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की हम लोग क्या करते हैं, उसमें गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यहां भी वही है। तो फाइनली हम क्या रेट लेंगे इसमें? 60 रुपए ऐड करेंगे, यानी कि 15 रुपए आपका प्रति पैकेट के हिसाब से कंपनी बेचती है। तो फाइनल रेट क्या हुआ? 15 रुपए। ठीक। और किसान से कितने में चला था? 8 रुपए में। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, उसी से क्या बनते हैं? 4 पैकेट बनते हैं। तो रेट क्या होना चाहिए? 60 रुपए। अब देखिए 8 से 10 हुआ और 10 से सीधा 60 हो गया। तो हम आपका 3 मूल्य को काउंट ना करके जो अंतिम का मूल्य होगा उसको काउंट करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? ऐसा क्या कारण है कि हम जो अंतिम वस्तुएं हैं और जो आपके अंतिम सर्विस है उसकी काउंटिंग क्यों करते हैं? हम शुरुआत में क्यों नहीं लेते? हम मध्य में क्यों नहीं लेते? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो वहां भी आपका बन सकता है कि क्या कारण है कि हम वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम गणना करते हैं, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं, आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? आपका मध्यवर्ती, यानी कि आपके मीडिएटर वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए आपका इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि फाइनली हम लोग जो यूज करते हैं किसके चलते हैं कि अंतिम लास्ट इसका रिजल्टेंट क्या होगा उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। यानी कि जो फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है उसमें मध्यवर्तियों का जो रेट है वो पहले से इसमें ऐड होता है। ऐड कैसे होता है? ध्यान दीजिए। अब देखिए बिस्कुट कितने रुपए में मिला हमें? फाइनली 60 रुपए में मिल रहे थे ना 4 पैकेट। तो इसमें 10 रुपए वो कॉस्ट भी शामिल थी जिसमें आटा मिल कंपनी ने बिस्कुट की कंपनी को बेचा था, और इसमें 8 रुपए वो कॉस्ट भी काउंट है जो किसान ने किसको बेचा था? आटा मिल कंपनी को बेचा था। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। से ही आटे का मूल्य 10 रुपए शामिल है। इसी अन्य प्रकार सभी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होगा। और कह रही तो एक एग्जांपल है, जितनी भी चीजें होंगी जो फाइनल रेट होगा उसमें सब पहले जो आपके मध्यवर्ती मूल्य हैं वो रेट हैं वो सब ऑलरेडी उसके अंतर्गत होंगे। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। यानी कि गेहूं की कॉस्ट अलग लो, आटे की अलग लो। अगर आप ऐसे काउंट करते हैं तो ये काउंटिंग क्या नहीं है? उचित नहीं है। क्योंकि तब हम एक ही वस्तु की गणना कई बार करते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो वस्तु एक होगी और उसकी काउंटिंग हमको क्या है? बहुत बार करनी पड़ेगी। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, और अंतिम में बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। यानी कि हमको एक ही वस्तु की हमें 2-3 बार गणना करनी पड़ेगी। इस सारी गणना से बचने के लिए, ताकि दोहरी काउंटिंग ना हो, तो हम क्या लेते हैं? अंतिम
जो वस्तु होती है, जो उसका रेट होता है, उसी को एड ऑन करते हैं। किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योग को देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की आपकी परिभाषा क्या है, तो बहुत सिंपल परिभाषा है और आपको पता भी होना चाहिए। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र का मतलब चाहे आपका प्राइमरी हो, चाहे आपका सेकेंडरी हो, चाहे आपका टर्सरी हो, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तो ये है आपका सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन, यानी कि जीडीपी की डेफिनेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन। कोई आपसे पूछ ले कि जीडीपी क्या है या सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। डेफिनेशन को लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपनी बुक में हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, बोर्ड के पेपर में ऑप्शनल के रूप में 1 नंबर के रूप में आपको ये क्वेश्चन जरूर जरूर मिल सकता है, तो इसलिए आप प्लीज इसको हाईलाइट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपके सेक्टर हैं, आप अगर उनको ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आपका सरल होती चली जाएंगी। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को आपका प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है, 2% है, इतने दर से निगेटिव हो रही है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी सेक्टर का ही निचोड़ निकलकर हम लोग देखते हैं कि हमारे जीडीपी का रेट क्या है, ग्रोथ कितनी है पर ईयर के हिसाब से, निगेटिव है कि पॉजिटिव है या स्टैंड करे हुई है, इन सभी को हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापना जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले जीडीपी को मापने का काम कौन करता है, तो केंद्र सरकार, याद रखना बस इसे, ठीक। कि मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के आपके विभिन्न सरकारी विभाग की सहायता से वस्तु और आपका सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। क्या करता है, जीडीपी का अनुमान लगाता है, ठीक। और आपको अभी ये भी पता लगेगा कि काउंटिंग कौन करता है जीडीपी की। अब देखिए, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, जो हमारे आपके सेक्टर है, उनमें क्या आपको चेंजेस दिखाई देंगे। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में हमने देखा है कि भारत की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। क्या रहा है, यही आपका प्राइमरी क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे आपका कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई है, क्षेत्रक समृद्धि होता गया है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है। अब अनेक लोग दूर के कार्य करने लगे हैं, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लग गई है, क्रय सक्रिय की गतिविधि कई गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग आपके प्रशासन, प्रशासक, सैन्य जैसी इकाई में जुड़े हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक ही हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बेसिकली गुड्स हैं, वो क्या है, आपका नेचुरल है, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे पहले है। लंबे समय 100 वर्षों से भी अधिक के बाद विशेषकर निर्माण में नवीन प्रणाली के
प्रचलन से सरकार अस्तित्व में आई है और उनका प्रसार होने लगा है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लग गए हैं। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया है। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दर पर उत्पादित वस्तुओं के लोग दर पर लगे होते हैं। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र आपका सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसी कारण अतिरिक्त समय में भी कम हो गया है। इसका अर्थ है कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। यानी क्या है, जो इम्पोर्टेंट कुछ आपको चेंजिंग है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर आपके पुनः बदलाव हुआ है। कह रहे हैं जो आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, पहले उनके यहाँ क्या था, आपका प्राइमरी क्षेत्र था, यानी कि कृषि, खनन, उत्खनन, ये बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद क्या आ गया, औद्योगिक क्षेत्र उनके यहाँ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब क्या है, लोग औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर कहां जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में। आप लोग देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज बहुत खुल रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत खुल रही है, टेक्नोलॉजी पार्क जो हैं बहुत आपके डेवलप हो रहे हैं। ठीक, तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनको आप इसमें देख सकते हैं, आप इनमें बात कर सकते हैं। ठीक, देख लिया। और कुल उत्पादन की दृष्टि से आपका सेवा क्षेत्र का महत्व आपका बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग क्षेत्रक नियोजित हो रहे हैं और विकसित देशों में ही यह आपका सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रों के कुल उत्पादन और रोजगार कितना है। विगत वर्षों में विकसित क्षेत्र का पैटर्न देखने में रूप आया है, परिवर्तन हुआ है, और इसके कैसे हैं, अलग अलग खंड है। आप कह रहे हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक आलेख दिखाया गया है और आपका सेक्टरों की आपका गणना की गई है, कौन सा सेक्टर कितना है। यह आपका प्राइमरी है, यह आपका तृतीयक है। और आप देखिए इसमें दिखाया गया है कि आज की तारीख में सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक बोलबाला है। यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो आपका प्राइमरी है, और यहाँ तक देखेंगे तो आपका टर्सरी दिखाई देगा बीच में, सॉरी सेकंड, और टर्सरी देखिए यहाँ तक पार कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें गौर कर कर अच्छे से देखने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है। तो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ समझ में आया मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गौर कर लें, कुछ भी डाउट हो। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ें। किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? देखिए उत्पादन में आपका तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व वर्ष 1973-74 और 2000 आपका 13-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि क्षेत्रों की में उत्पादन की वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन से हुई है। आपका परिमाण तय वर्ष 2000 आपका 13-14 में भारत के प्राइमरी क्षेत्र में प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत का अब आपका तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, आपका किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डॉक्टर, डाकघर, सेना, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासन, नगर निगम, रक्षा, परिवर्तन, बीमा इत्यादि आवश्यक है। वहाँ इन्हीं बुनियादी सेवाओं माना गया है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। क्या करती है? इन सब की जिम्मेदारी आपका सरकार उठाती है। ठीक। द्वितीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, भंडारण जैसी सेवाओं का आपका विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी में सर्विस आपका मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप होगा, उसी के साथ साथ आपका सर्विस सेक्टर की जो डिमांड है वो उतनी ही आपका बढ़ती चली जाएगी। क्या देखेंगे आप उसे, जो डिमांड है वो उतनी ही अधिक और बढ़ती चली जाएगी। देख लिया।
चलिए, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवा जैसे आपका रेस्तरां, आपके पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल व चिकित्सा विद्यालय, व्यवसाय प्रशिक्षण की मांग शुरू हो जाती है और ये सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। चतुर्थ विकल्प में आप सूचना संचार प्रौद्योगिकी और कुछ नवीन आपके सर्विस महत्वपूर्ण अपरिहार्य हो गई हैं। इन सर्विसों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई है। अध्याय 4 में हम इन आपके नवीन क्षेत्रों का सेक्टर पर हम इनका प्रसार करेंगे और इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की क्या हिस्सेदारी है, एक बार इस मानचित्र को बहुत अच्छे से गौर करके देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी का जो क्षेत्र है 1900 आपका 73-74 और 2000 आपका 13-14 को अगर आप बेसिकल डिफरेंट करोगे तो 73-74 में देखिए एग्रीकल्चर कहां पर था और आज कहां पर है, 10% की हिस्सेदारी के साथ, 10, 11, 12। सर्विस आप पहले देखेंगे कि आपका सेकेंडरी सेक्टर कहां था, यहाँ, और सर्विस कहां था, यहाँ। आज देखिए ये दोनों कम हो रहे हैं। ठीक, सबसे कम किसका हुआ, एग्रीकल्चर, और घटा है, और ज्यादा बढ़ा कौन है, आपका सर्विस सेक्टर। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आपका सर्विस सेक्टर ज्यादा प्रगति कर रहा है और इसे आप गौर करके अच्छे से देख सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज हमने इसमें आपका जीडीपी के विषय में पढ़ा, काउंटिंग कैसे करते हैं, इन सब विषय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर देखा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, चैप्टर को रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।